नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज और आप देख रहे हैं सुबह का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर। ऐसी कौन सी खबरें हैं जो अखबारों में सुर्खियों में है और अखबारों में हेडलाइंस बन रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्ञानेश जी उत्तर प्रदेश से। ज्ञानेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। हमारे दर्शकों को आज की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर बताएं। निशा, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जानकारी आपको बताना चाहूंगा जी कि जो यूपी विधानसभा का बजट सत्र है उसकी शुरुआत आज से होकर ये 12 फरवरी तक जो है विधानसभा का सत्र जो है वो चलाया जाएगा। आपको बता दूं कि आज के इसमें जो बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल हैं विधायक, वो आज जो है राम नामी गमछा पहनकर वो सदन में आएंगे। और वही बीजेपी के जो विधानमंडल दल की बैठक है, सभी विधायकों को वहां पर राम मंदिर का प्रसाद भी भेंट किया जाएगा। जी आपको बता दूं कि 11 फरवरी को बीजेपी और सहयोगी दलों के विधायक के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या जाएंगे। आपको बताऊं, आज जो शुरुआत होने वाली 2 फरवरी को दोनों सदनों में पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, फिर औपचारिक जो कार्य है वो पूरी किए जाएंगे और अधिसूचनाएं वगैरह फिर अध्यादेश पटल पर रखे जाएंगे। और 5 फरवरी को सदन में योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश करेगी। जी वहीं बजट सत्र जो है वो आज से शुरू होकर ये 12 फरवरी तक चलने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसा मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार को लेकर, कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो है कहीं न कहीं अधिकारी हो या मंत्री लेवल के उन जो नीचे अधिकारी है वो उन पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। आपको बता दूं कि बदायूं जिले का मामला है जिसमें कि एंटी करप्शन टीम ने एक चौकी इंचार्ज को 32,000 रुपए लेते हुए पकड़ा है। आपको बताऊं कि ये सोमवार की घटना है। जो एंटी करप्शन टीम ने चौकी इंचार्ज देवेंद्र सिंह को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। और एंटी करप्शन टीम ने चौकी इंचार्ज के कमरे में तलाशी भी ली थी। तो उसी में एंटी करप्शन की टीम जब उसमें उसने मामला दर्ज कराया है तो उसने बताया कि 32,000 रुपए मिलने का जिक्र भी किया गया है। ये मामला पूरा बदायूं की जो शरीफ नगर थाना क्षेत्र की दहगवा चौकी पर रिश्वतखोरी का जो है वो खेल चल रहा था। तो रुपए को लेकर जो आरोपियों के नाम मुकदमों से निकाले जा रहे थे, लेकिन जिले के जो पुलिस अधिकारियों को इसकी भनक तक भी नहीं लगी कि क्या चल रहा है। और मामला तब खुला जब एंटी करप्शन टीम ने चौकी इंचार्ज को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जी जब उनके कमरे में बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 32,000 रुपए बरामद हुए और माना जा रहा है कि वो किसी से रिश्वत लेकर जमा किए हुए थे। बताऊं कि एसआईदर सिंह करीब 4 माह पहले चौकी इंचार्ज बनाए गए थे। उसके बाद ये आपराधिक मामलों में जोड़ तोड़ इन्होंने शुरू की थी। और कुछ स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि कोई मामला सामने आने पर इंचार्ज एफआईआर दर्ज कराता था, उसके बाद में विवेचना में खेल शुरू कर देता था। और उसके लिए आपराधिक मामलों में आरोपियों के नाम निकालने कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इसको लेकर जब हैरानी इस बात की थी कि एफआईआर में कितने आरोपियों के नाम शामिल किए गए और कितने आरोपियों के नाम निकाल दिए गए, उन्हें किस साक्ष्य आधार पर निकाला गया, कभी इसकी जांच तक नहीं हुई। अगर पहले इस बात की छानबीन हो जाती तो शायद चौकी इंचार्ज पहले ही पकड़ा जाता। लोगों का यह कहना है, लोगों की शिकायत करने तक मौका भी नहीं मिला। इसी को लेकर जब सोमवार एंटी करप्शन टीम ने देवेंद्र सिंह को रंगे हाथ पकड़ लिया, तब उसके कमरे में जो रखे हुए 32,000 रुपए मिले थे, एंटी करप्शन टीम ने चौकी के जो जहाँ पे वो रहता है वहां की तलाशी ली तो जी उसमें लगभग 32,000 रुपए मिलने का जिक्र किया गया है। जी निश्चय बड़ी बात ये कि उत्तर प्रदेश में जो ऐसे अफसर हैं, जो चौकी इंचार्ज है, इंस्पेक्टर है, ये लगातार क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए पहले कई मुकदमा झूठा लिख दें और जो नहीं शामिल है उनका भी नाम दाखिल कर देते। उसके बाद में उनको विवेचना होती है तो उसमें किसी का नाम हटाने के लिए, किसी का नाम जोड़ने के लिए फिर उसमें पैसे का खेल शुरू होता है। तो आखिर बड़ा सवाल ये कि ये ऐसे जो कर्मचारी है वो कब सुधरेंगे। और इसमें उनको कहीं ना कहीं जब तक उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं या अधिकारी हैं, जब तक वो नहीं लेते हैं तब तक ऐसे मामले लगातार जो कहीं न कहीं है वो चलते रहते हैं। और इन पर क्या होता है निशा, कहीं न कहीं कार्रवाई के नाम पर भी देखिए अभी जो है रिश्वत लिया इन्होंने और बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, ना इनको बर्खास्ती होगी, इनको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सस्पेंशन जारी होगा, उसके बाद में फिर इनको बहाल कर दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में लोगों को जरा भी डर नहीं है, जबकि लगातार देखिए तो एंटी करप्शन टीम जो है लगातार काम कर रही है। आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश के जो नए कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार, उनको उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली और जिम्मेदारी संभालते ही
उन्होंने शिकायत के लिए अधिकारियों को सतर्क किया है, कहा है कि जो भी शिकायत आती है उसको 7 से 8 मिनट में उसका रिस्पांस दे। अफसर जो भी है वो जो है जनता का फोन उठाए। इस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी बोलते हैं, लेकिन उसका अमल नीचे स्तर पर कितना होता है ये हकीकत आपने देखा कि किस तरीके से होता है। अगर जो जिम्मेदार अफसर भी होते हैं और उनको भी फोन किया जाए तो फोन बहुत मुश्किल से उठता है, और पहले तो उठता ही नहीं है। जी। निशा, आपको बता दूं जो यूपी के कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार ने अब ये अफसरों को निर्देश दिया है, उनका स्पष्ट आदेश है कि हर कॉल का जवाब दे, और साथ ही जो सोशल मीडिया पर मिलने वाली खबरें हैं उनकी शिकायत पर 7 से 8 मिनट में उनको रिस्पॉन्स करे। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो कार्यवाहक डीजीपी है नियुक्त किए गए हैं आईपीएस प्रशांत कुमार, वो एक्शन में उन्होंने जो है करते ही आदेश दिया। लेकिन अब देखिए जो इनके नीचे अधिकारी वो कितना इनकी बातों को फॉलो करते हैं, ये बड़ा सवाल है। और आखिर उनका ये भी कहना है कि साथ ही जो सोशल मीडिया पर मिलने वाली जो भी शिकायतें आती है उनको 7 से 8 मिनट में रिस्पॉन्स कर ले और उनका रिजल्ट दे। तो इस तरीके की उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हर इंफॉर्मेशन पर नजर रखी जाए और व्यक्ति तक मदद पहुंचाई जाए। उन्होंने वही वाराणसी पर जब प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा मामले को लेकर कि हर पर्याप्त मात्रा में वहां पर पुलिस बल मौजूद है, सुरक्षा के जो है कहीं न कहीं पूरा यह जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ज्ञानवापी जो मस्जिद का मामला था उस पर जब काफी भीड़ थी वहां पर और कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर जब उन्होंने बताया कि सीनियर जो हमारे अफसर हैं खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वाराणसी में जो कानून व्यवस्था है उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। जी। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि लोकसभा चुनाव की जो प्रारंभिक तैयारी है वो कर ली गई है। चुनाव के बाद में 2025 में महाकुंभ के आयोजन को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। तो आने वाले समय में जो है साइबर क्राइम पर फोकस इन हाउस ट्रेनिंग दे रहा है। लगभग 57 साइबर थाने जो है वो बनाए गए। अब हर जिले में एक स्पेशल साइबर थाना है और हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क जो है वो बनाई जाएगी। तो ये डीजीपी कार्यवाहक है इस तरीके के आदेश दिए हैं। अब हम बात करेंगे कि इस दिशा उत्तर प्रदेश में जो बिजली विभाग है उस पे जो है कहीं ना कहीं जो एमडी है वो किस तरीके से सतर्क है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिजली शासी अभियंताओं की जो लापरवाही हुई है वो उजागर हुई है। तो उसी को लेकर तो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी हैं भवानी सिंह खगावत, उन्होंने यह कार्रवाई किया है कि जो उनके अधीक्षण अभियंता ने अभी आदेश न मानने की बात कही थी और बिजली विभाग को जो जिले में 6.25 अरब रुपया बकाया है, जिसमें से एक मुश्त समाधान योजना में 80 करोड़ रुपया ही अभी तक जमा हुआ है। तो उसको लेकर वो उन्होंने आदेश दिया था, लेकिन वो पूरा नहीं होने की वजह से जो अधिशासी अभियंताओं को काम में लापरवाही पर निलंबित कर दिया गया है। जी। तो मध्यांचल अगर हम बात करें विद्युत वितरण निगम एमडी जो भवानी सिंह है, उन्होंने कार्रवाई किया है और आदेश आगे आगे से सुधर जाने की भी बात कही है। तो बिजली विभाग लगातार जो है सुर्खियों में बना रहता है और लगातार जो इनके मंत्री है के शर्मा वो लगातार अधिकारियों को सचेत भी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको जो देखिए खुद ही दावे जो है फेल होते हुए नजर आते हैं। आपको बताऊं कि इस बिजली विभाग का जो जिले में 6.25 अरब रुपया लगभग बकाया है और जिसमें से एक मुश्त समाधान योजना के तहत 80 करोड़ रुपया ही जमा हुआ है। और तिलैर खंड की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। उन्होंने बताया हमको कि यहाँ 1 अरब से अधिक बकाया होने के बावजूद सिर्फ 10 करोड़ रुपया ही जमा कराया जा सके, जिसे लापरवाही मानते हुए यहाँ के अधिशासी अभियंता वीरेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है। मीटर विभाग के अधिशासी अभियंता करवी सिंह पर भी कार्रवाई की गई है और उन्होंने बताया कि मीटर खराब होने पर वो उन्हें बदलवाने में हो रही देरी की शिकायतें जो आ रही थी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इसके निस्तारण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था और शिकायतें उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के कारण ही कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। अब सोचिए निशा की जो ये अधिकारी है, नीचे स्तर का कोई भी कर्मचारी शिकायत करता है तो वो नहीं सुनते हैं या उपभोक्ता शिकायत करते हैं। जब ऊपर कोई मामला जाता है एमडी तक, प्रमुख सचिव तक, मंत्री तक, तब कहीं खाना पूर्ति करके और नाम मात्र जो है खाना पूर्ति करके उन पर कार्रवाई हो जाती है और फिर कहीं ना कहीं फिर वो अपनी ही कार्यशैली में कुछ समय बाद फिर वैसे ही आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि कोई भी विभाग हो आखिर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं कब चुस्त और दुरुस्त होंगी। निशा, आपको हम बात करेंगे कि जो ये अधीक्षण अभियंता है जीपी वर्मा ने, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने इस बारे में सूचना उन्होंने बताया कि मिली है, अभी आदेश की प्रति उन तक नहीं आई है, इसलिए वह इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। और बता दूं हालांकि विभाग के बरेली के जो मुख्य अभियंता है अनिल तिवारी ने उन्होंने कार्रवाई की पुष्टि की है। तो उत्तर प्रदेश में जो है लगातार इस तरीके से कोई भी विभाग हो, बताया चाहे वो बिजली विभाग हो और चाहे इस तरीके से
राजस्व विभाग को। हम इसी कड़ी में आपसे बात करेंगे कि जो बाराबंकी है उस पर जो है लापरवाही में 5 तहसीलदारों से जो है वो जवाब तलब किया गया है। और बता दूं कि बाराबंकी के सरयू में आई बाढ़ से प्रभावित करीब 3,880 लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा था। उन्होंने तर्क दिया था कि इनके अभिलेख सही नहीं होने की वजह से खातों में पैसा नहीं जा रहा है। शासन द्वारा जब जवाब तलब किया गया तो अपर जिलाधिकारी ने बुधवार को सभी तहसीलदारों के साथ में बैठक की, जिसमें 5 तहसीलदारों की लापरवाही उजागर से जवाब। तो निशा कहीं ना कहीं देखिए, आप इस तरीके से जब उच्च उच्च उस तरीके मामला आता है, जब योगी आदित्यनाथ या उच्च अधिकारी संज्ञान लेता है, तब जाकर ये लोग खानापूर्ति की बात करते हैं। उसी में बताऊं कि अपर जिलाधिकारी जो अरुण कुमार सिंह ने, उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में करीब 3,880 बाढ़ पीड़ित ऐसे पाए गए जिनके खाते में मुआवजे के पैसा ही नहीं पहुंचा, जो जिनको देना चाहिए था, जो समस्याएं थी जिनके साथ में उन तक सरकार ने पैसा नहीं पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं जो ये जिम्मेदार अफसर है वो सरकार की छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं। अब बताऊं कि जांच में यह भी पाया गया कि इनके अभिलेख सही नहीं है और पीड़ितों को लाभ दिलाने में 5 तहसीलदारों के जो है द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया गया। बताया कि सिरौली गौसपुर तहसील को छोड़कर जिले के अन्य 5 तहसीलों के तहसीलदार इस मामले में जवाब तलब किया गया है और संतोषजनक अगर जवाब नहीं मिलने पर उन पर जो है आगे की कार्रवाई अपनाई जाएगी। इस वर्ष बाढ़ पीड़ितों को बांटे गए 8 करोड़ रुपए एडीएम ने बताया कि इस वर्ष करीब 18,022 किसानों को फसल नुकसान होने पर उन्हें 6,98,26,615 रुपए, वहीं 20,909 लोगों को खानदान पर 66 लाख और 50,153 रुपए और पक्के जो है वो 15 मकान बह जाने पर लगभग 18 लाख रुपए, कच्चा एक मकान नदी में समा जाने पर 1,20,000 रुपए, वहीं 67 झोपड़ी बाढ़ में बह जाने पर पीड़ितों को 5,36,000 रुपए दिया गया। इस प्रकार अब तक करीब देखा जाए तो 8 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। अब बड़ा सवाल ये भी है निशा कि जो इन्होंने आंकड़े बताए वो कितनी हकीकत है, क्या जो भुक्तभोगी है जिनको वाकई में ये धनराशि पहुंचनी चाहिए ये वहां तक पहुंची है या सिर्फ खानापूर्ति की गई है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अगर और जांच की जाए तो इसमें कहीं ना कहीं और निशा गड़बड़ियां मिल सकती है जी। अब हम बात करेंगे कि चुनाव को लेकर लोकसभा में कि किस तरीके से जो है लगातार जो अपनी अपनी जो है संगठन है, जो सरकार है, वो अपने अपने गुणगान करने में लग गई। आपको बताओ यूपी में जो इंडिया गठबंधन की तस्वीर, अब अखिलेश यादव का ऐलान हो चुका है। उन्होंने कहा है कि अब जो कहीं न कहीं जो हमारे साथ में कांग्रेस की चीजें थी वो साफ हो चुकी है और इंडिया गठबंधन में जो है वो कहीं न कहीं जो मची वो होड़ है वो हमें कोई शिकायत नहीं है राहुल गांधी से। और यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो भी मामला है वो सहमति से है, उसमें कहीं कोई अब समस्या नहीं है। जो जो जितने टिकट उन्होंने मांगे थे हमने सहमति से ये फाइनल हो चुका है। और जब इस बात पर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया कि शिवपाल को लेकर कि शिवपाल आखिर में उनको टिकट कहाँ से दिया जाएगा, तो उन्होंने शिवपाल यादव को टिकट दिए जाने पर अखिलेश ने साफ कहा कि अभी अभी ये क्लियर नहीं है और जब ये चीज तय होगी तो आप लोगों को पूरी जानकारी हो जाएगी। क्योंकि जो चुनावी सरगर्मियां वो काफी तेज हो चुकी है निशा। और लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने सबसे आगे अपने जो प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी उसमें 16 उम्मीदवारों के नामों को ऐलान किया था, जिसमें आपको बता दूं 3 नाम यादव परिवार से ही हैं, लेकिन इस सूची में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का नाम गायब था। ऐसे में वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका जवाब भी खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया है। जी क्या निश्चय। तो इस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां चल रही जी ज्ञानेश जी, मौसम को लेके क्या जानकारी है? आपको बता दें कि मौसम दिन ब दिन अब जो है कहीं न कहीं साफ नजर आ रहा है और जो विद्यालय कॉलेज है वो खुल चुके हैं, बच्चे अपने अपने समय से विद्यालय जा रहे हैं। वहीं हम मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान उन्होंने ये बताया है कि अब कहीं न कहीं कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना है और लगातार 5 दिन का जो है वो बताया जा रहा है कि 5 दिन बारिश की संभावनाएं लगातार है, जो बारिश हो सकती है। तो इसको लेकर मौसम विभाग ने जारी किए। वहीं बता दूं आसपास के जो क्षेत्र हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, वहां पे लगातार जो है ठंड बढ़ी हुई है, वहां पे मौसम काफी तेज है और ठंडी के साथ में हवाएं चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब जो है मौसम साफ है और जो है
सूरज जो है अपनी किरणें बिखेरने में लगा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में मौसम अब साफ दिख रहा है। जी निशा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश जी, तमाम बड़ी अपडेट देने के लिए, तमाम बड़ी खबर देने के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश की। हमारे साथ अभी ज्ञानेश जी जुड़े थे जिन्होंने तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर, ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियों में है, चुनाव को लेकर क्या जानकारी है, मौसम को लेकर क्या जानकारी है, तमाम जानकारी दी। मिलेंगे प्रेस वार्ता में नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।